लंबे समय से एक रहस्य है जिसे हम में से अधिकांश ने शायद ही नोटिस किया है। जब इंसान ब्रह्मांड और अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने में व्यस्त है, एक और तरह का जीव है जो लंबे समय से पृथ्वी पर है, लेकिन हम उसे अनदेखा करते हैं। समुद्र की गहराइयों में हजारों व्हेलें हर दिन आपस में आवाजों का आदान प्रदान करती हैं। कई दशकों तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि ये आवाजें सिर्फ रास्ता खोजने, खाना ढूंढने या अपने समूह से संपर्क करने का एक साधारण तरीका है। ये दो व्हेलें तेज क्लिक की आवाजों में बारी बारी से संवाद कर रही हैं। प्रोजेक्ट सेटी के शोधकर्ता इन क्लिक्स को डिकोड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। But researchers at Project SETI are using artificial intelligence to decode. लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डेटा विश्लेषण आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई खोजें सामने आ रही हैं जो और भी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। क्या व्हेलों के पास कोई और भी जटिल संचार प्रणाली हो सकती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है? और यही हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में समुद्री जीव विज्ञानी, कंप्यूटर वैज्ञानिक और एआई शोधकर्ता एक साथ आए हैं ताकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा की गई व्हेल रिकॉर्डिंग्स के विशाल संग्रह का अध्ययन किया जा सके। उनका उद्देश्य सिर्फ व्हेल की आवाजें समझना नहीं, बल्कि ये भी जानना है कि इनमें कोई छुपा पैटर्न है या नहीं। विशेषज्ञों की रुचि का एक कारण व्हेल की अनोखी विशेषताएं हैं। उनका दिमाग पूरे ग्रह के जानवरों में सबसे बड़े दिमागों में से एक है। कुछ प्रजातियां उन्नत सामाजिक व्यवहार, सहयोग और यहां तक की परंपराएं भी दिखाती हैं, जो एक समूह से अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं। सीधे कहें, वे साधारण जानवर नहीं हैं जो सिर्फ समुद्र में तैरते हैं। उनका अपना समाज है, अपनी संस्कृति है और संभवतः अपनी जानकारी साझा करने की विधि भी है। इसीलिए शोधकर्ताओं ने उन एआई सिस्टम्स का उपयोग किया जो आमतौर पर मानव भाषा के अध्ययन में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वही तकनीक है जो इंसानों की भाषा में शब्दों, वाक्यों और पैटर्न को पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हैरानी की बात है कि उन्होंने इसे व्हेल्स की आवाजों पर भी आजमाया और यहीं से सब कुछ और दिलचस्प हो गया। बेतरतीब आवाजों के बजाय कई बार शोधकर्ताओं ने बार बार दोहराए जाने वाले अनुक्रमों की खोज की। कुछ खास ध्वनियों के संयोजन अलग अलग परिस्थितियों में बार बार सुनाई देते हैं। ये ऐसे हैं जैसे पहेली के टुकड़े जो धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हालांकि अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि व्हेल्स के पास इंसानों जैसी भाषा है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका संवाद केवल साधारण पुकार या संकेतों से कहीं ज्यादा जटिल है। सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक अलास्का के तट पर 2023 में घटी थी। उनकी बातचीत कुछ इस तरह चली थी। एक समूह शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे स्पीकर का उपयोग करके एक प्रयोग किया। योजना बहुत ही सरल थी। हम्पबैक व्हेल की संपर्क पुकार की एक रिकॉर्डिंग चलाना। यह एक प्रकार की आवाज है जिसका उपयोग हम्पबैक व्हेल दूसरी व्हेल को अपनी उपस्थिति बताने के लिए करती हैं। ये ऐसा है जैसे कहना कि मैं यहां हूं। वैज्ञानिकों को नहीं पता था कोई जवाब देगा या नहीं, लेकिन जैसे ही समुद्र के नीचे रिकॉर्डिंग बजाई गई, एक हम्पबैक व्हेल उनकी नाव के पास आ गई। इस व्हेल का नाम ट्वेन था। जैसे ही वह शोधपोत के चारों ओर घूमने लगी, उसने भी अपनी खुद की आवाजें निकालना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्डिंग फिर बजाई और ट्वेन ने फिर जवाब दिया। जब उन्होंने ये प्रक्रिया दोहराई तो ये लगभग 20 मिनट तक बार बार होता रहा। शोधकर्ताओं के लिए ट्वेन की प्रतिक्रिया ही चौंकाने वाली नहीं थी, उसके जवाब देने का तरीका भी और ज्यादा ध्यान देने लायक था। हर बार ऐसा लगता था कि वो पहले इंतजार करता है, सही अंतराल के बाद ही वो एक नई आवाज निकालता था। ऐसा लग रहा था जैसे बातचीत की कोई लय चल रही हो। ये सिर्फ एक साथ शोर मचाना नहीं था, इसमें एक पैटर्न था, एक टाइमिंग थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, ये आधुनिक समय में दर्ज किए गए मनुष्य और एक हम्पबैक व्हेल के बीच दो तरफा स्वर संवाद का सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। लेकिन जब शोधकर्ता इन ध्वनियों के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो एक और विशेषज्ञों का समूह है जो एक अलग प्रकार की व्हेल, स्पर्म व्हेल, पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यहीं से इन जीवों की संचार प्रणाली से जुड़े कुछ सबसे अद्भुत सवाल सामने आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्हेलों पर अध्ययन गहरा होता जा रहा है, एक बात है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। विज्ञान ने अब तक नहीं साबित किया कि हम स्पर्म व्हेल्स की बातों का इंसानी भाषा की तरह अनुवाद कर सकते हैं। अब तक ऐसा कोई वाक्य डिकोड नहीं हुआ जिसका अर्थ हो ये वह है जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन शोधकर्ताओं की खोज भी उतनी ही अहम है, क्योंकि जिसे वे पहले साधारण क्लिक मानते थे उसमें और स्पष्ट पैटर्न, संरचना व विविधता मिली है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार प्रोजेक्ट सिटी ने डोमिनिका के आसपास स्पर्म व्हेल्स से 8,700 से अधिक व्हेल कोडास का अध्ययन किया। कोडाज क्लिक्स की छोटी श्रृंखलाएं होती हैं जिनसे स्पर्म व्हेल्स आपस में संवाद करती हैं। पहले कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इन ध्वनियों के संयोजन सीमित हैं, जैसे कि कुछ साधारण संकेत ही हैं। लेकिन जब उन्नत कंप्यूटर विश्लेषण और एआई टूल्स का उपयोग हुआ तो प्रणाली अधिक जटिल निकली। क्लिक्स की गति बदलती है, लय बदलती है, अंत में क्लिक जोड़ना या घटाना होता है। कुछ टाइमिंग पैटर्न रैंडम नहीं होते। इसका मतलब ये सिर्फ समुद्र के नीचे का साधारण शोर नहीं है, ये एक साउंड सिस्टम की तरह है जिसके अपने नियम हैं। ये अभी इंसानों की भाषा जैसा नहीं है, लेकिन साफ है कि इसमें एक व्यवस्था है, इसमें एक संरचना है। संभव है इसमें कोई गहरा अर्थ हो जो हम अभी नहीं समझ पाए हैं। यही प्रोजेक्ट सिटी और दिलचस्प हो जाता है। उनका मकसद फिल्मों जैसा फैंटेसी ट्रांसलेटर बनाना नहीं है जहां अचानक व्हेल अंग्रेजी बोलने लगती हैं। उनका मकसद इससे भी गंभीर है। वे समझना चाहते हैं कि स्पर्म व्हेल्स हर पैटर्न कब इस्तेमाल करती हैं और किससे बात करती हैं। वो बोलते समय क्या कर रही हैं और किस हालात में हैं। इसलिए सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, पूरी स्थिति जानना जरूरी है। व्हेल कहां, कितनी गहराई पर और किसके साथ है। क्या वो खाना ढूंढ रही है? क्या समूह आराम कर रहा है? क्या आसपास कोई बछड़ा है? क्या पास में कोई दूसरी व्हेल फैमिली है? इंसानी भाषा में अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। शायद व्हेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जरा सोचिए, जैसे इंसानों की साधारण बातचीत में होता है। जब बात कहते हैं चलो, तो उसका मतलब घर में अलग होता है, सड़क पर अलग होता है, और अगर आप इमरजेंसी में हैं तो उसका मतलब और भी अलग होता है। एक ही शब्द का असर स्थिति अनुसार बदलता है। वैज्ञानिक व्हेल्स की बातचीत में भी यही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल आवाज नहीं, बल्कि आवाज और व्यवहार के संबंध को ढूंढ रहे हैं। डोमिनिका में यह मददगार है क्योंकि वहां स्पर्म व्हेल के परिवार हैं जिन्हें शोधकर्ता लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं। वे बेतरतीब व्हेल नहीं हैं जो अचानक आएं और गायब हो जाएं। वहां कुछ जाने माने समूह हैं, कुछ पारिवारिक वंश हैं और कुछ व्हेल हैं जो कई वर्षों से बार बार उसी जगह लौटती रहती हैं। यह समुद्र के नीचे एक पड़ोस जैसा है और यहीं से अधिक विस्तृत डेटा इकट्ठा करना शुरू हुआ। टीम ने समुद्र के नीचे की आवाजें सुनने के लिए हाइड्रोफोन या पानी के भीतर के माइक्रोफोन का उपयोग किया। कुछ टैग्स व्हेल के शरीर पर अस्थायी रूप से सक्शन कप से लगाए जाते हैं। ये स्थायी नहीं होते और ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि बाद में आसानी से हट सकें। इन टैग से सिर्फ ऑडियो ही नहीं मिलता, इसके अलावा देखा जा सकता है कि व्हेल कितनी गहराई में गोता लगाती है, कैसे हिलती है और आवाज निकालते समय शरीर की स्थिति क्या होती है। यहीं से समझ आता है कि स्पर्म व्हेल्स का अध्ययन इतना कठिन क्यों है। ये पक्षियों की तरह पेड़ों पर आसानी से नहीं दिखती। स्पर्म व्हेल्स समुद्र के अंधेरे हिस्से में नीचे चली जाती हैं। कभी कभी वे इतनी गहराई में चली जाती हैं जहां इंसान उनके पीछे आसानी से नहीं जा सकता। इसलिए हर रिकॉर्डिंग के साथ ऐसा लगता है जैसे हम उनकी दुनिया में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खोल पाते हैं, और उस दुनिया में आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में आवाज ही रास्ता है खोजने, संपर्क करने और अपने समूह से जुड़े रहने का। एक और महत्वपूर्ण बात है, स्पर्म व्हेल्स पर शोध से पता चला है कि उनमें वोकल क्लैंस होते हैं, यानी कुछ समूहों की अपनी अलग कोडाज शैली होती है। यह इंसानों की बोली जैसा है, जैसे फिलीपींस में टैगालोग, बिसाया, इलोकानो समेत अन्य भाषाओं के बोलने का तरीका और शब्द अलग होते हैं। स्पर्म व्हेल्स में ये हमारे जैसे शब्द नहीं होते, लेकिन उनके सामाजिक समूह से जुड़े हुए अलग अलग ध्वनि पैटर्न होते हैं
और इसके सीखने के भी प्रमाण हैं। नन्हा स्पर्म वेल पैदा होते ही उसकी आवाज परफेक्ट नहीं होती। जैसे इंसानी बच्चे बेबी साउंड से बोलना सीखते हैं, वैसे ही युवा वेल्स भी अपने समूह से सीखते हुए पूरी तरह विकसित कोडाज आवाजें नहीं निकाल पाते। यहीं से कहानी और गहराती है, क्योंकि अगर ये आवाजें सीखी जाती हैं तो वहां एक संस्कृति, आगे पहुंचाने की प्रक्रिया, पहचान और अपनापन है। ये सिर्फ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है जो अपने आप शरीर से निकलती है। इसका एक हिस्सा परिवार और समुदाय से सीखा जाता है। प्रोजेक्ट सेटी का डेटा बढ़ने के साथ वैज्ञानिक अपनी धारणाओं को लेकर और सतर्क हो रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि स्पर्म वेल का संवाद इंसानी भाषा जैसा ही है। वे ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम अब वेल से इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। वे जो कह रहे हैं वो ये है, वेल का संवाद हमारी अब तक की सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। हम शायद अभी उस संवाद प्रणाली को समझना शुरू ही कर रहे हैं जो समुद्र में लाखों करोड़ों साल पहले विकसित हुई थी, हमारे माइक्रोफोन, कंप्यूटर और एआई से भी पहले। अब सवाल ये नहीं कि वेलें आवाज निकालती हैं या नहीं, हमें ये बात बहुत पहले से पता है। असली बड़ा सवाल ये है, उन आवाजों में जिन्हें हम इतने समय से सुन रहे हैं, कितने अर्थ छुपे हुए हैं। पर क्या हम सच में अब उन्हें सुनने की कोशिश कर रहे हैं? डोमिनिका से रिकॉर्डिंग्स बढ़ने पर एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि स्पर्म वेल कौन सी आवाज निकालती है, ये भी जरूरी है कि वो उस आवाज को कैसे बनाती है। प्रोजेक्ट सेटी और अन्य रिसर्च के अनुसार स्पर्म वेल की कम्युनिकेशन में ऐसे पैटर्न्स हैं जो वैज्ञानिकों की सोच से कहीं ज्यादा जटिल हैं। समुद्र के नीचे सिर्फ साधारण क्लिक ध्वनियों की श्रृंखला नहीं सुनाई देती। आवाजों की गति, अंतराल और संरचना में बदलाव होते हैं जो अलग अलग जानकारी पहुंचा सकते हैं। ये इंसानों की तरह ही है। जब शब्द एक जैसे हों लेकिन टोन अलग हो तो मतलब बदल सकता है। सिर्फ एक साधारण ठीक है भी बोलने के तरीके पर निर्भर करते हुए खुश, गुस्से में, चिंतित या मजाकिया अर्थ रख सकता है। संभव है स्पर्म वेल्स की संचार प्रणाली में भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से किए गए नए विश्लेषणों में शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ कोडा सिर्फ स्थिर संकेत नहीं हैं। पैटर्न के अंदर छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो मानो जानकारी की एक नई परत जोड़ते हैं। विज्ञान को अभी तक इनका सही मतलब नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि वेल्स की संचार प्रणाली पुराने टेक्स्ट बुक मॉडलों से कहीं ज्यादा समृद्ध है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और बात है, कई बार ऐसा लगता है कि संचार का तरीका स्थिति और साथ में मौजूद वेल्स के हिसाब से बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच इंसानों जैसी बातचीत होती है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उनके आपसी संबंधों में सामाजिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सच है तो ये उस सरल पशु संकेत प्रणाली से नहीं बल्कि जटिल सामाजिक प्रणालियों से ज्यादा मिलता जुलता है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने बड़े सवाल पूछना शुरू किया। आखिर स्पर्म वेल्स की जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता कितनी दूर तक जा सकती है? उनका सामाजिक नेटवर्क कितना व्यापक है? और एक समूह से दूसरे समूह तक महत्वपूर्ण जानकारी कितनी तेजी से पहुंचाई जाती है? जब भी इस सवाल की बात आती है, शोधकर्ता अक्सर इतिहास के एक हिस्से की ओर लौटते हैं। 19वीं सदी में व्यावसायिक वेल शिकार के समय कई जहाज दुनिया भर के महासागरों में स्पर्म वेल का संगठित शिकार करते थे। शुरुआत में शिकारी बहुत सफल रहे, लेकिन कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार समय के साथ स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। स्पर्म वेल के पास जाना अब ज्यादा मुश्किल हो गया। वे और तेजी से बच निकलती थीं। वे ज्यादा बार भागने में सफल होती थीं। कुछ इतिहासकार और समुद्री शोधकर्ता मानते हैं कि वेल की आबादी के भीतर सामाजिक सीखने का इससे कुछ लेना देना हो सकता है। इसका मतलब है कि जो समूह बच गए वे अपने समुदाय के अन्य सदस्यों को खतरे के बारे में जानकारी दे सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात का कोई प्रमाण है कि उन्होंने पूरे समुद्र में कोई विशेष चेतावनी संदेश भेजा था। ऐसी किसी दावे के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस बात के मजबूत सबूत हैं कि स्पर्म वेल्स अनुभव से सीखती हैं और वे कुछ व्यवहारिक ज्ञान अपने समूहों में आगे पहुंचाती हैं। कई वैज्ञानिकों के लिए भी ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि सीखना, अनुकूलन और जानकारी साझा करना उन्नत सामाजिक व्यवहार की बुनियाद है। इस बीच एक और खोज ने वैज्ञानिक समुदाय की रुचि और भी बढ़ा दी। सिर्फ क्लिक के बीच के अंतर का अध्ययन करने के बजाय
कुछ शोधकर्ताओं ने खुद ध्वनियों के आकार का विश्लेषण करना शुरू किया। यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होती है। कुछ अध्ययनों ने व्हेल की आवाजों में ध्वनिक विशेषताएं पाई हैं, जिनमें कुछ तत्व मानव भाषण से मिलते जुलते हो सकते हैं। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार इसका मतलब ये नहीं कि व्हेल इंसानों की तरह स्वर का उपयोग करती हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनके पास अंग्रेजी, टागालोग या किसी भी मानव भाषा का अपना संस्करण है। इसका सही वर्णन यह है, उनकी आवाजों में कुछ ध्वनिक पैटर्न होते हैं जो यह संकेत दे सकते हैं कि वे जानकारी को कैसे व्यवस्थित करते हैं। ये ऐसे है जैसे किसी बहुत बड़ी तस्वीर में एक नया पहेली का टुकड़ा ढूंढना जो अब भी अधूरी है। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट सेटी और अधिक डेटा इकट्ठा करता है, एक बात और स्पष्ट होती जा रही है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों का सवाल था कि क्या स्पर्म व्हेल्स की आवाजों का कोई अर्थ है। अब वो सवाल धीरे धीरे बदल रहा है। नया सवाल ये है कि हर क्लिक के पीछे छिपा अर्थ कितना जटिल है। हर नई रिकॉर्डिंग से लगता है कि महासागर हमें याद दिलाता है कि इन जीवों के बारे में जो बहुत समय से हमारे साथ रहते आए हैं, हमें अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। और शायद पृथ्वी पर संचार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के अंधेरे और गहरे हिस्सों में छुपा है, जहां व्हेल्स लगातार आपस में बात करती रहती हैं, भले ही अभी तक कोई भी उनकी सारी बातों को समझ नहीं पाया है। कहानी के इस मोड़ पर एक गलतफहमी है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भाषा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में इंसानों द्वारा इस्तेमाल शब्द, वाक्य और व्याकरण आते हैं, लेकिन कई समुद्री जीव विज्ञानी और भाषा शोधकर्ताओं के अनुसार इंसानी भाषा जैसी बिल्कुल वैसी भाषा, शब्द या वाक्य होना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि वैज्ञानिक समुदाय स्पर्म व्हेल्स के बारे में हाल ही में हुई खोजों में रुचि लेने लगा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि व्हेल्स इंसानों की तरह बोलती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके द्वारा निकाले जाने वाले ध्वनियों में पहले से मानी जाने वाली अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहराई और संगठन दिखाई देता है। कई वर्षों तक स्पर्म व्हेल की आवाजों के मुख्य उपयोग को इकोलोकेशन से जोड़ा गया है। ये उनकी क्षमता है जिससे वे समुद्र के अंधेरे में ध्वनि तरंगों से देख सकते हैं। ये एक प्राकृतिक सोनार की तरह है। वे ध्वनि भेजते हैं, उसकी गूंज वापस आती है और उससे वे अपने आसपास का चित्र बना लेते हैं, भले ही उन्हें कोई रोशनी न दिखे। लेकिन जैसे जैसे शोधकर्ता रिकॉर्डिंग का अधिक अध्ययन करते हैं, उन्होंने देखा कि सभी क्लिक केवल भोजन खोजने या रास्ता तय करने के लिए नहीं होते। कुछ आवाजें सामाजिक संपर्क के लिए होती हैं, कुछ पैटर्न परिवार के इकट्ठा होने पर दिखते हैं, कुछ आवाजें नवजात बच्चों के समय सुनाई देती हैं, जबकि कुछ ध्वनियां समूह समन्वय और गहरे गोते लगाने की तैयारी से जुड़ी होती हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण विचार और भी स्पष्ट होने लगता है। स्पर्म व्हेल्स का संचार केवल स्थान के बारे में नहीं है, ये उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा भी हो सकता है। और अगर व्हेल अनुसंधान के दशकों में एक बात बार बार सामने आई है, तो वो है स्पर्म व्हेल्स के जीवन में परिवार का महत्व। वे अकेले व्यक्तिगत रूप से नहीं रहते। अधिकांश मादा स्पर्म व्हेल्स स्थायी पारिवारिक इकाइयों का हिस्सा होती हैं, जो कई वर्षों तक एक साथ रह सकती हैं। वे बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारियां साझा करती हैं, साथ ही छोटे सदस्यों की रक्षा में एक दूसरे की मदद करती हैं। वास्तव में समुद्री जीव विज्ञानियों ने कई बार यह देखा है कि जब एक मां गहरे समुद्र में शिकार करने जाती है, तो दूसरी वयस्क मादा व्हेल्स अस्थायी रूप से उसके बच्चे की सतह पर देखभाल करती हैं। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे ठीक ठीक क्या बात कर रही हैं, लेकिन उनकी आपसी तालमेल का नतीजा साफ साफ दिखाई देता है। उनमें सहयोग है, विश्वास है और एक संगठित सामाजिक व्यवहार है। शोधकर्ताओं के लिए यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से उनके संचार का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम बेहतर समझते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं, तो हम यह भी बेहतर समझ पाते हैं कि उनका समाज कैसे काम करता है। स्पर्म व्हेल्स का एक और पहलू है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है, वो है उनकी आवाजों की ताकत। समुद्री ध्वनि अध्ययनों के अनुसार स्पर्म व्हेल्स पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली ध्वनियां पैदा करने वाले जीवों में से हैं। उनकी इकोलोकेशन क्लिक्स दुनिया के अधिकांश जानवरों की तुलना में बहुत ज्यादा तेज होती हैं। फिर भी ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसके इंसानों पर प्रभाव के बारे में कई जानकारियां अभी भी अध्ययन की जा रही हैं। ऑनलाइन कुछ लोकप्रिय दावे हैं
जिनमें कहा जाता है कि ये कथित तौर पर इंसान के शरीर को अंदर से तुरंत नष्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी गंभीर दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। जो ज्यादा पक्का है वो ये है कि इनकी ध्वनिक प्रणाली बहुत शक्तिशाली है और यही वही जैविक प्रणाली है जिसका इस्तेमाल वे अपने साथी व्हेल से संवाद करने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वह अंग जो उन्हें ध्वनि के माध्यम से देखने में मदद करता है वही उनके संचार प्रणाली का भी हिस्सा है। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है वैज्ञानिक उस सवाल के और करीब आ रहे हैं जो पहले असंभव लगता था। क्या स्पर्म व्हेल्स के पास कुछ मुख्य संदेश हैं जिन्हें वे बार बार इस्तेमाल करती हैं? कुछ कोडास हैं जिन्हें शोधकर्ता अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग व्हेल परिवारों में देखते हैं। इसी वजह से कुछ सिद्धांत हैं कि कुछ पैटर्न साधारण उपस्थिति या पहचान का संकेत हो सकते हैं, जैसे कोई कह रहा हो मैं यहां हूं। यह जरूरी है कि हम स्पष्ट करें कि इसका आधिकारिक अनुवाद या पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल एक वैज्ञानिक परिकल्पना है जिस पर शोध जारी है। फिर भी भले ही हमें असली संदेश अभी तक पता नहीं है, एक बात साफ है, दसियों लाख वर्षों से स्पर्म व्हेल ने आपस में संवाद करने का एक बेहद जटिल तरीका विकसित किया है, जबकि इंसान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है। जब साम्राज्य बदल रहे थे, जब सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, जब जमीन पर युद्ध और क्रांतियां हो रही थीं, तब भी समुद्र के नीचे व्हेलें लगातार आपस में एक ऐसे सिस्टम से बात कर रही थीं जिसे हम आज भी मुश्किल से ही समझ पाए हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा है। यह इसलिए नहीं कि हमने उन्हें समझ लिया है, बल्कि इसलिए कि अब जाकर हम ये स्वीकार करने लगे हैं कि हमें अभी भी कितना कुछ नहीं पता। हर नई रिकॉर्डिंग जिसे एआई द्वारा विश्लेषित किया जाता है, हर नई डाइव जो शोधकर्ता करते हैं और हर नया पैटर्न जो हजारों घंटों की ऑडियो से उभरता है, उससे यह संभावना और बढ़ जाती है कि हमारे ग्रह पर ऐसी बुद्धिमत्ता के प्रकार मौजूद हैं जो बहुत पहले से अस्तित्व में हैं। अब हम पहली बार सच में उन्हें सुन रहे हैं। जैसे जैसे शोधकर्ता स्पर्म व्हेल्स का लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, एक अहम सच्चाई और स्पष्ट होती जाती है। उनका संवाद केवल जानकारी भेजने के बारे में नहीं है, ये उनके सामाजिक जीवन का भी हिस्सा है। डोमिनिका व अन्य जगहों के अध्ययनों में समुद्री जीव विज्ञानी बार बार देखते हैं कि स्पर्म व्हेल्स पशु जगत में सबसे मजबूत सामाजिक बंधनों में गिनी जाती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कई दशकों तक एक साथ रहते हैं। कुछ युवा व्हेलें अपनी मौसी, दादी और समूह की अन्य वयस्क मादाओं के साथ बड़ी होती हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि परिवार के छोटे सदस्यों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक संगठित सहयोग होता है। इसी वजह से ये हैरानी की बात नहीं है कि उनके लिए संवाद कितना महत्वपूर्ण है। समुद्र के नीचे, खासकर महासागर के बहुत गहरे हिस्सों में लगभग कोई रोशनी नहीं होती। ना कोई सड़क होती है, ना कोई संकेत, ना कोई दृश्य चिन्ह होते हैं जिन्हें देखा या पीछा किया जा सके। आवाज ही मुख्य तरीका है जिससे समूह जुड़े रहते हैं। जब वे एक साथ स्क्विड और अन्य शिकार की तलाश में गोता लगाते हैं, तो उन्हें समन्वय बनाए रखने का कोई तरीका होना चाहिए। विज्ञान अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वे हर स्थिति में यही कैसे करते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि के जरिए संचार इसमें अहम भूमिका निभाती है। और अगर उनके जीवन का एक पहलू है जो वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा चकित करता है, तो वो है अपने समूह के किसी सदस्य की मृत्यु पर उनकी प्रतिक्रिया करने का तरीका। व्हेल और डॉल्फिन की विभिन्न प्रजातियों में शोधकर्ताओं ने कई बार ऐसे व्यवहार दर्ज किए हैं जिन्हें वे शोक या दुख जैसे व्यवहार से जोड़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक 2018 में हुआ था, जब एक ऑर्का, जिसे टालेक्वा या J35 के नाम से जाना जाता है, ने अपने मृत नवजात बच्चे को कई दिनों तक पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में उठाए रखा। इस घटना की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी और समुद्री शोधकर्ताओं द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। हालांकि हम ठीक नहीं जान सकते कि एक व्हेल क्या महसूस करती है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रति गहरे लगाव को दिखाने वाले इन व्यवहारों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये केवल एक बार नहीं हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे प्रलेखित अवलोकन हैं जहां व्हेल और डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारी अपने मरे हुए बच्चे या समूह के साथी के पास ही रहते हैं। कभी कभी वे उन्हें उठाकर भी रखते हैं, कभी कभी वे उसके चारों ओर घूमते हैं। और अक्सर जब ये सब हो रहा होता है
तब भी उनकी आवाजें जारी रहती हैं। उन आवाजों का मतलब हम अब तक नहीं जानते। आज की तकनीक से हम उनके हर संदेश का अर्थ नहीं समझ सकते, लेकिन इतना तय है कि वहां संवाद हो रहा है। यह उनके जीवन के सबसे अहम पलों में से एक है। यहीं वेल्स की संस्कृति से जुड़ा सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी स्पर्म वेल परिवार में कोई बुजुर्ग मातृ प्रधान मर जाती है, तो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं जाता। संभव है कि उसके पूरे जीवन में जमा किया गया बहुत सारा ज्ञान भी उसके साथ चला जाए। उसे पता होता है कि सबसे अच्छे शिकार के इलाके कहाँ मिलेंगे। उसे पता है कि साल के किस समय कौन सा रास्ता सुरक्षित है, और उसके परिवार ने दशकों जिन खतरों का सामना किया वो भी जानता है। इंसानों की दुनिया में जानकारी किताबों, इंटरनेट और स्कूलों से आगे बढ़ती है। स्पर्म वेल्स की दुनिया में उस ज्ञान का बड़ा हिस्सा पारिवारिक सामाजिक संपर्क और आपसी संवाद के जरिए आगे बढ़ता है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ हम सिर्फ जीव विज्ञान ही नहीं, बल्कि एक तरह की संस्कृति का भी अध्ययन कर रहे हैं। इंसान और स्पर्म वेल्स के रिश्ते की बात हो तो वेलिंग के इतिहास की सबसे मशहूर घटना याद करना जरूरी है। नवंबर 1820 में अमेरिकी वेलिंग जहाज एसेक्स प्रशांत महासागर में यात्रा कर रहा था। उस समय जब वेल के तेल की मांग बहुत ज्यादा थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एक बहुत बड़ी स्पर्म वेल ने जहाज को एक से ज्यादा बार टक्कर मारी। नुकसान बहुत गंभीर था। आखिरकार एसेक्स डूब गया। बचे हुए चालक दल के सदस्यों को छोटी नावों में बहुत लंबा सफर तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि वे भूख, प्यास और समुद्र की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे। ये त्रासदी नौवहन के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गई और उपन्यास मोबी डिक के लिए प्रेरणाओं में से एक थी। आज भी इतिहासकारों और समुद्री विशेषज्ञों में हमले के कारणों पर बहस जारी है। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उस वेल को किस बात ने उकसाया था, लेकिन ये घटना एक बात की याद दिलाती है। कई सदियों तक इंसान ने वेल्स को केवल तेल, भोजन या औद्योगिक उपयोग के स्रोत के रूप में देखा है। आज जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम धीरे धीरे यह जान रहे हैं कि उनकी दुनिया शायद उससे भी ज्यादा जटिल है जितना हम लंबे समय से मानते आ रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि हम वेल्स के बारे में क्या सीख रहे हैं, बल्कि ये है कि हम अपने बारे में क्या सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम उनकी बुद्धिमत्ता, सामाजिक संबंधों और जानकारी साझा करने की क्षमता को बेहतर समझते हैं, हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पृथ्वी पर इंसानों द्वारा अपना इतिहास लिखना शुरू करने से बहुत पहले से ही कितनी तरह की बुद्धिमत्ता मौजूद रही है।